हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम फिर आज एरर्स करने जा रहे हैं। अब मैंने प्लेलिस्ट्स बना दी हैं जिससे आपको आई थिंक टॉपिक वाइज वीडियोस आसानी से मिल जाती होंगी। जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो सबको पता ही होता है, बच्चों को मैंने देखा है, बट फिर भी जिन लोगों को नहीं पता, जब हम वीडियो देखते हैं तो नीचे मोर लिखा हुआ आता है। तो जब हम मोर पर क्लिक करते हैं तो वीडियोस लिखा आता है कि कितनी वीडियोस हो गई। जब हम वीडियो पर क्लिक करते हैं तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर 3-4 चीज़ें लिखी हुई आती है, उसमें एक प्ले लिस्ट होता है। तो अगर आप प्ले लिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने टॉपिक वाइज सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो आप जिस टॉपिक पर भी देखना चाहें देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। गोल्ड इज़ हैवी इनफ टू मेक ऑर्नामेंट्स। आप चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट लेकर खुद अपने आप गलतियां निकालने की कोशिश कीजिए। अब तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होगा। ये 96 हम कर रहे हैं, तो हम अगर आप 95 कर चुके हैं तो अब तक तो आपकी गलतियों पर पकड़ अच्छी हो गई होनी चाहिए। गोल्ड इज़ हैवी इनफ। गोल्ड इतना भारी तो होता है कि टू मेक ऑर्नामेंट्स, की गहने बनाए जा सकें। तो इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि इनफ के बाद जो ये इन्फिनिटिव होता है इसका मीनिंग पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर हमको गोल्ड के आगे द नहीं लगाना, क्योंकि जितनी भी मटेरियल नाउन्स हैं, गोल्ड, आयरन, जितने भी मेटल्स हैं, उनके नाम से पहले द तभी लगता है जब हम कोई विशेष सिचुएशन में उनके लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर हम कहें द गोल्ड ऑर्नामेंट्स आई हैव आर वेरी ब्यूटिफुली डिज़ाइंड, तब तो आप द लगा सकते हैं। अगर आप जनरल बात कर रहे हैं तो फिर द नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। गोल्ड इज़ हैवी इनफ टू मेक ऑर्नामेंट्स, देयर इज़ नो मिस्टेक। दे सॉ, उन्होंने देखा, द डेड मैन, एक डेड आदमी को ऐसा करते हुए या ऐसा होते हुए। तो बेरी मीन्स होता है गाड़ना, दफनाना। तो डेड मैन तो ये काम कर नहीं सकता। दे सॉ द डेड मैन बीइंग बेरिड, इसको बेरी बोलते हैं, बेरिड इन अ ग्रेव। ग्रेव मीन्स होता है कब्र। ग्रेव का मतलब सीरियस भी होता है। कब्रिस्तान पर कैसा माहौल होगा, सीरियस ही होगा। दे सॉ द डेड मैन बीइंग बेरिड इन अ ग्रेव। अनलेस द काउज डू नॉट ग्रेज द ग्रास, जब तक गायें घास नहीं चरेंगी। गाय घास चरने से मुझे एक जोक याद आया। एक बार एक आदमी जो है पेंटर, वो जैसे मॉडर्न आर्ट के नाम पर कुछ भी, कई बार ऐसी ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जिनका मतलब ही समझ में नहीं आता। तो उसने कुछ पिक्चर बनाई। तो उसने पूछा कि ये किस चीज़ की पिक्चर है। तो उसने कहा ये मैंने गाय और घास की बनाई है। तो उसमें कहा कि घास कहाँ है। तो पेंटर कहता है घास तो गाय ने खा ली। तो कहता है फिर गाय कहाँ है। तो कहता है भी गाय घास खा के वहीं थोड़ी ना खड़ी रहेगी, गाय चली गई। ऐसी पेंटिंग्स भी होती हैं जिसका मतलब पता नहीं, शायद बनाने वाले को ही समझ में आता होगा। एनीवे, अनलेस द काउज डू नॉट ग्रेज द ग्रास। तो अनलेस के बाद हमें पता डू नॉट नहीं आता, क्योंकि नॉट इसके अंदर ही है। तो जब नॉट नहीं चाहिए तो डू भी नहीं चाहिए। अनलेस द काउज ग्रेज द ग्रास दे विल नॉट गो बैक, वो वापस नहीं जाएंगी। अब ये दे किसके लिए आया, काउज के लिए आया है। एनिमल्स हो या नॉन लिविंग्स हो, उनके लिए भी दे यूज़ होता है अगर वो एक से ज़्यादा हों। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि वो जहाँ नॉन लिविंग आए इट लगा देते हैं, बगैर ये देखे कि वो एक है या ज़्यादा है। ओल्ड ही वॉज, और उसके बाद एडजेक्टिव, यानी हम सो गए यानी हमसे गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ होगी, हमने सेंटेंस को क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया। हाँ लिखना है, वो रूल है। सो ओल्ड वॉज ही, इतना बूढ़ा था वो, दैट ही कुड नॉट गेट इनटू द बस, कि वो बस में नहीं चढ़ सका। तो ये ऐसे होना चाहिए, सो ओल्ड वॉज यहाँ आना चाहिए। सो ओल्ड वॉज ही दैट ही कुड नॉट गेट इनटू द बस। द सूनर यू विल गो देयर, जितनी जल्दी आप वहाँ जाएंगे, द बेटर इट विल बी, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी, आज फिर बोल रही हूँ। सेंटेंसेस, एक सेंटेंस के दोनों हिस्सों में फ्यूचर की बात हो भी रही हो तो भी विल नहीं दिखाई देना चाहिए। अब नहीं दिखाई देना चाहिए का मतलब ये नहीं कि हम आंखें बंद कर लेंगे। रूल क्या है कि जो काम पहले होगा उसमें प्रेजेंट टेंस आएगा। तो पहले तो आप जाएंगे तभी तो अच्छा होगा। द सूनर यू गो देयर द बेटर इट विल बी।
और स्पोकन में तो ये सेंटेंस ऐसे कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं कि मैं आपके पैसे वापस कर दूं, तो हम कहते हैं द सूनर द बेटर। द सूनर द बेटर मतलब जितनी ज़्यादा करोगे उतना जितनी जल्दी उतना ज़्यादा अच्छा, मतलब आगे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, द सूनर द बेटर। नोबडी वुड रिस्पेक्ट हिम, ओनली वुड आया और आगे इफ़ आ गया, तो यानी ये कंडीशनल टाइप सेकंड है जिसमें हमने विल की सेकंड फॉर्म लगा दी। उसके बाद हमने हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये कंडीशनल टाइप सेकंड है, तो इधर भी केवल सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। दोनों तरफ विल, दोनों तरफ वुड नहीं होता। सो नोबडी वुड रिस्पेक्ट हिम इफ़ ही वर नॉट रिच, यहाँ पर वुड नहीं आएगा। इफ़ ही वर नॉट रिच, नोबडी वुड रिस्पेक्ट हिम इफ़ ही वर नॉट रिच। हाँ, अगर हमारी सिर्फ रिच होने के लिए रिस्पेक्ट हो रही है तो फिर वो जब तक पैसा है तभी तक है। असली इज़्ज़त तो वो होती है जो हमारी क्वालिटीज़ से होती है, बट आजकल ज़माना यही है कि पैसा हो तो गधे को भी सलाम करते हैं लोग। ओके, स्मॉल एज वॉज द हाउस। अब ये अकेला एडजेक्टिव है, ऊपर क्या था, एडजेक्टिव से पहले सो आ गया तो हम सो गए और हमने यहाँ क्वेश्चन बना दिया। यहाँ पर हम जाग रहे हैं क्योंकि केवल एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होगा, सिंपल होगा। स्मॉल एज द हाउस वॉज, इट कुड नॉट एकोमोडेट ऑल द गेस्ट। तो वो, अब देखो, जो एकोमोडेट है कोई व्यक्ति भी कर सकता है, कोई वस्तु भी कर सकती है। एकोमोडेट होता है जैसे अगर कोई वस्तु सब्जेक्ट है, यानी उसने अपने अंदर उस चीज़ को जगह दे दी, समा लिया। तो अब हाउस छोटा था तो इसलिए वो सारे गेस्ट को अपने अंदर नहीं समा सका, यानी वो जगह नहीं दे सका, उनको एडजस्ट नहीं कर सका। तो एकोमोडेट का सब्जेक्ट कोई जगह, जैसे हम कहते हैं ना इस कार में 10 लोग नहीं आ सकते, तो यानी ये जो कार है ये 10 लोगों को अपने अंदर नहीं समा सकती। तो दिस कार कैन नॉट एकोमोडेट 10 पर्सनस। मैं अपने घर में 4 लोगों को नहीं ठहरा सकता, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है। आई कैन नॉट एकोमोडेट 4 पर्सनस इन माई हाउस। तो ये दोनों तरीके से यूज़ होता है। और एकोमोडेट की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, CCM। सो स्मॉल एज द हाउस वॉज, इट कुड नॉट एकोमोडेट ऑल द गेस्ट्स। तो ये सिंपल होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एज द हाउस वॉज। हाउ मैनी टाइम यू विल रीड द सेम बुक। अब ये देखो क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन कहीं दिख ही नहीं रहा। यू विल रीड, तो यू विल रीड का भी तो क्वेश्चन बनता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि बस हमने हाउ मैनी ये लगा दिया, बस अपने आप हो गया काम, आगे तो सिंपल ही लिख दो। ऐसा नहीं होता है। जब तक आपकी मुट्ठी में सब्जेक्ट है, जब तक आपको दिख रहा है ये पूरा सेंटेंस सिंपल है, तो और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये सिंपल क्यों दिख रहा है, इसको क्वेश्चन दिखना चाहिए। दूसरी गलती, हाउ मेनी के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है। हाउ मेनी टाइम्स, अगर यहाँ होता हाउ मच टाइम तब तो ठीक था, कितना समय, तुमने वहाँ कितना समय बिताया। यहाँ पर टाइम का मतलब है बार, कितनी बार। तो बार तुम कह सकते हैं ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो हाउ मेनी टाइम्स, अब क्वेश्चन बनाइए, विल यू रीड द सेम बुक। सो लॉन्ग, फिर सो गए हम। सो लॉन्ग वॉज द डिस्टेंस। अब ठीक है कि सो गए तो फिर ये क्वेश्चन बन गया। सो लॉन्ग वॉज द डिस्टेंस, इतना लंबा था वो फासला, दैट ही इज़ नॉट एबल टू रीच ऑन टाइम। अब ये भी हमेशा याद रखिएगा कि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होना चाहिए 99.999% केसेस में। सो दैट ही वॉज नॉट एबल टू रीच ऑन टाइम। बट फॉर द वाटर, बट फॉर द वाटर ये हम बहुत बार सीख चुके हैं, यानी अगर ये चीज़ पास्ट में ना होती, कंडीशनल टाइप थर्ड। जिन लोगों को नहीं आते कंडीशनल्स की अलग से वीडियोस देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने कंडीशनल्स पे भी वीडियो बनाई हैं। सो बट फॉर द वाटर ही माइट हैव बीन डाइड, तो वो मर गया होता। अब डाई तो अपने आप मरना होता है, तो जो काम अपने आप हो रहा है उसमें पैसिव वॉइस क्यों। अब यहाँ पर भी मुझे एक जोक याद आया। आप सोच रहे होगे कि शायद मैं आज जोक्स क्यों सुनाए जा रही हूँ। एक्चुअली सुना तो पहले भी सकती थी, लेकिन मुझे स्ट्राइक नहीं किया और थोड़ा ज़्यादा ध्यान, माइंड जो है ना रिलैक्स नहीं था, वीडियोस बनाने में ही ज़्यादा लगा हुआ था। अब थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया। तो अब 2 लोगों की लड़ाई हो जाती है, तो पहला, दोनों का हाथ इंग्लिश में टाइट था, पहला दूसरे को कहता है आई विल डाई यू, मतलब वो कहना चाहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उसको इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर थी उसकी, कहता आई विल डाई यू। अब दूसरे ने सोचा कि इसने मुझे इंग्लिश में धमकी दी है तो मुझे भी इंग्लिश में ही देनी चाहिए, तो वो कहता आई विल सुसाइड यू।
ओके, बट फॉर द वाटर ही माइट हैव डाइड, बीन नहीं आएगा, यानी पानी अगर नहीं होता तो ही माइट, शायद, अगर हम यहाँ वुड लगाएंगे तो पक्का मर गया होता। माइट मतलब शायद, कुछ लोगों की थोड़ी मजबूत होती है बॉडी, सहन कर सकती है, झेल सकती है, तो हो सकता है वो कुछ इस तरह का इंसान होगा। सो ही माइट हैव डाइड। अब ये कुछ सेंटेंसेस हिंदी में दिए हुए हैं, अगर आपको लगता है कि ये हिंदी में देने से आपको कुछ हेल्प होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा, वरना फिर मैं केवल एरर्स ही दूंगी। सभी पेड़ पौधे मर जाएं अगर सूरज ना निकले। अगर सूरज ना निकले ये पॉसिबल नहीं है, तो ये कंडीशनल टाइप सेकंड है। ऑल द ट्रीज एंड प्लांट्स वुड डाई, ये कंडीशनल टाइप सेकंड है, तो हमने विल की सेकंड फॉर्म लगा दी, वुड डाई इफ़ द सन डिड नॉट राइज। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, वर नॉट लगा देते हैं। अगर आप वर लगा रहे हो तो ये कौन सा टेंस है जिसमें वर के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रहा है? ऐसा कोई टेंस ही नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस। वर तो तब आता है जब कोई काम नहीं हो रहा, जैसे इफ़ आई वर अ डॉक्टर, यहाँ पर तो काम हो रहा है ना, तो सिंपल पास्ट टेंस। इफ़ द सन डिड नॉट राइज, अगर सूरज ना निकले तो सारे पेड़ पौधे मर जाएं, ये कंडीशनल टाइप सेकंड है। डॉक्टर ने कितने मरीजों को खून चढ़ाया, कितने मरीज़, हाउ मेनी पेशेंट्स, उसके बाद खून चढ़ाया किसने, डॉक्टर ने, तो ये रहा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके पास है तो फिर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। हाउ मेनी पेशेंट्स डिड द डॉक्टर, खून चढ़ाना, ऑक्सीजन चढ़ाना, एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर का मतलब शपथ दिलाना भी होता है। ओथ, जैसे कोई नया मिनिस्टर बनता है तो उसको ओथ मतलब शपथ खिलाई जाती है, भले ही वो उसका पालन करे या ना करे। सो हाउ मेनी पेशेंट्स डिड द डॉक्टर एडमिनिस्टर ब्लड। जब तक वह हाँ नहीं कहेगी इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं होंगे। अब देखो दोनों तरफ फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन हमको दोनों तरफ विल नहीं लगाना, और ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है। अनलेस, अनलेस इज इक्वल टू इफ़ क्लॉज, तो इफ़ क्लॉज में विल शैल नहीं आता, अनलेस में भी नहीं आएगा। अनलेस और इफ़ में ये फ़र्क है कि इफ़ वाले, अगर आपने इफ़ लिखा और अगर आपको इस सेंटेंस में नॉट चाहिए तो आपको नॉट लिखना पड़ेगा। अनलेस में नॉट इसी के अंदर पैक है, आपको अलग से नहीं लगाना, अगर आप लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अनलेस शी सेज यस, अब ये यस यहाँ पर एक शब्द के रूप में यूज़ हो रहा है, तो हमने इसको सिंगल कॉमास में लिखा। जैसे हम कहते हैं आई, आई इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ABCDEFGHI नौवां अल्फ़ाबेट है, तो अब यहाँ पर आई का मतलब मैं नहीं है, तो अगर हम लिखेंगे आई सिंगल कॉमास में लिखेंगे, क्योंकि हम आई को सिर्फ आई की तरह यूज़ कर रहे हैं, एक अक्षर की तरह यूज़ कर रहे हैं, उसके अर्थ में यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी शब्द को उसके अर्थ में नहीं, मतलब एक शब्द की तरह यूज़ करते हैं, तो उसको सिंगल कॉमास में लिखा जाता है। सो अनलेस शी सेज यस, जब तक वो ये शब्द नहीं बोलती, इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं होंगे। सो दिस एग्रीमेंट विल नॉट बी साइंड। ये पैसिव वॉइस क्यों है? क्योंकि साइन का केवल एक ही मतलब होता है, साइन करना। तो जब किसी वर्ब का एक ही मतलब है करना और सेंटेंस में आ रहा है होना, तो 100% वो पैसिव वॉइस है। सो आई होप आज आपको थोड़ा मज़ा आया होगा, करते करते कुछ हंसी भी आई होगी, बहुत दिन से आप भी शायद सीरियसली कर रहे होगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।